देखना एडवांस जेएस में आपका क्या होता है, जब भी हम इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाते हैं, अगर हमको जेएस को रन करना है ना, आपने कभी भी वो एचटीएमएल फाइल बना के रन किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखना क्या लिखना, ये तो कंसोल डॉट लॉग है सिंपल। हाँ, तो इसमें क्या करना है आपको, नोड इंडेक्स डॉट जीएस एंटर करना है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना। अब देखना यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जेएस को कहाँ किसके थ्रू रन किया, कंपाइलर के थ्रू रन किया, ठीक है, यही आपका एडवांस जेएस का पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट गेट डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, नहीं हुआ ये समझ में आ रहा आपको, समझ में आ रहा है लेकिन वो लिखना नहीं आ रहा ना, मेरे को लग रहा है ना नोट्स की, देखिए नोट्स की भी वो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, पहले पहले स्टार्टिंग में देख कर ही लिखते हैं सब, बाद में फिर याद आता है। देखो होता क्या है ना, जब स्टार्टिंग में होता है ना, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट अपना बना के रखते हैं, अब किसी ने कहा कि मुझे ये फीचर्स ऐड करना है, तो फीचर आप लोगों के पास वहां से पड़ा होता है या फिर कहीं से आप उठाते हो, वहां से उठा के बस आपको चेंजेस करने होते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या चेंजेस करूंगा और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पे चेंजेस करने हैं, कहाँ पे नहीं करने। हाँ, इसका ये तो रूल थोड़ी है कि हम देख ही नहीं सकते, हम जब आप डेवलपमेंट करते हो तो वहाँ पे एआई भी यूज करते हो, चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखना फैच एक रिक्वेस्ट हम लोग जो होती है, तो क्या था, अब ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट करी है, ठीक, ये बैकएंड डेवलपर जब नोड.जेएस करोगे ना, तो ये लिंक बनाना भी आपको आ जाएगा, क्लियर। कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे अवेट हम लोग करेंगे, ठीक है, अवेट, उसके बाद यहाँ पे असिंक हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है, असिंक अवेट यहाँ पे, देन यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, देन अवेट, फिर से यहाँ पे डेटा डॉट जेसन, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग डेटा। अच्छा, अब मैंने ये फंक्शन यहाँ बनाया, हम रिएक्ट में क्या करते हैं, इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, पहले मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने टर्मिनल रन किया, उसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी डेटा था वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है, जो कि अभी नहीं हुआ, यहाँ पे रिजल्ट है, हाँ रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे जितना भी था आपका डेटा वहां से क्या हो गया, शो होके हमको
आ गया, क्लियर। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर ना इस फंक्शन को किसी और फाइल के अंदर यूज करना है। तो उसके लिए क्या यूज होता है आपका, उसके लिए यूज होता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, डिफॉल्ट, एक तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। गेट डेटा आपने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे about.js और यहाँ पे import में आपने बनाया गेट डेटा, from में आपने बनाया क्या, ./index.js, प्रॉपर फाइल का नाम लिखोगे। हमने यहाँ से क्या किया, गेट डेटा को इंपोर्ट करा लिया। अब मैं अगर ना about.js के अंदर गेट डेटा को रन करूंगा तो मैं रन कर सकता हूँ इजीली। मैंने कोड कहाँ लिखा था, मैंने कोड लिखा था index.js के अंदर से नहीं, मैंने about.js के अंदर से रन करना है। तो about.js के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे index.js का जितना भी कोड था, यहाँ पे console.log हो गया, जितना भी हमारा कोड था, हाँ वो about.js में क्या हो रहा है, रन हो रहा है, क्लियर, ठीक है, ये वाला क्लियर है ना। अब दूसरा होता है हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट में हम लोग एग्जैक्टली उस नेम के थ्रू से एक्सपोर्ट करवाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट async में आप लोगों को यहाँ पे कंसोल करना है, console.log दिस इज, ठीक है, दिस इज रजिस्टर फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, एक्सपोर्ट में आप लोग लिखोगे यहाँ पे क्या, रजिस्टर डेटा। रजिस्टर डेटा के बाद यहाँ पे इस फंक्शन को एज इट इज आप लोगों को कॉल करना है। जैसे गेट डेटा को अगर हम लोग डी करके भी कॉल करते तो भी ये कॉल हो जाता हो रहा है। अभी भी नो about.js रन किया, प्रॉपरली यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट में हमको एग्जैक्ट वही नेम देना होता है और इंपोर्ट कैसे करवाना होता है इसको, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे यहाँ पे, रजिस्टर डेटा और सेम नेम से आपको यहाँ पे करवाना होता है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका रिएक्ट में भी यूज होता है। रिएक्ट में जब भी आप क्या करते हो, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हो ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है और अगर हम सारे के सारे फंक्शंस एक ही फाइल में बनाने लग गए तो उसमें फाइल का साइज काफी इंक्रीज हो जाएगा और हमें मैनेज करने में क्या होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स के बाद उसके अंदर उनके सब फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, उनके अंदर फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वहां से अपने कोड को इंपोर्ट करवाते हैं मेन फाइल के अंदर, ठीक है। इससे क्या रहता है, हमारा कोड वेल मैनेज्ड रहता है, क्लियर है। इसके बाद एक और टॉपिक इसमें होता है आपका ट्राई कैच का, ठीक है। ट्राई कैच में हम लोग अगर मान लो मैं इसमें कोई एरर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट जनरेट करवाता हूँ कोई नया एरर, ठीक है, वो कहा है अशरफ में क्यों यार क्या कर रहा है, ये जेएस का ये रिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका एरर आ रहा है, आ रहा है ना। अब इससे क्या होता है, आपके सर्वर साइड में अगर कोई एरर आपका यहाँ पे काउंट होता है तो आपका पूरा सर्वर क्रैश होने का यहाँ पे क्या रहता है, खतरा रहता है। तो इसको हमको वेल मैनेज करना पड़ेगा यूजर, क्योंकि हो सकता है यूजर कोई ऐसा डेटा भेज दे जो हमारे काम का नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो अनएक्सपेक्टेड एरर होते हैं जो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट ना होना भी एक एरर है, उस केस में भी तो एक एरर आता है ना, हमें पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उस कोड को जिसमें इन फ्यूचर एरर आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, उस कोड को ट्राई के अंदर डालते हैं और कैच के अंदर हम एरर को हैंडल करते हैं, जैसे नो पेज फाउंड ऐसे करके। अब आपने इस about.js को रन किया तो प्रॉपरली ये रन हो रहा है, लेकिन इसमें एरर नहीं था। अभी मैं एरर जनरेट करता हूँ इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, कोड भी नहीं चलेगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। हमारा कोड जो है उसमें कोई एरर नहीं आएगा। देखो आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है ना, तो ये हैंडल हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, console.log
URL इज रॉन्ग, ऐसे करके यूजर को मैं मैसेज शो करा सकता हूँ। जब आप किसी वेबसाइट में अगर रिलोड करते हो उसमें आपका इंटरनेट नहीं है तो वहां पे आपको क्या मैसेज देता है, ट्रबल शूट। उस टाइम पे ट्रबल शूट ये मैसेज थोड़ा देता है, हम ये तो वैसे लिखा है, बोलते हैं ट्रबल शूट करो। हाँ ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको वहाँ पे मैसेज क्या देता है जब भी इंटरनेट नहीं होता तो प्लीज कनेक्ट टू इंटरनेट ऐसे करके मैसेज देता है, तो यूजर को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि उसका क्या एरर है। ठीक है, बाय अपना वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ट्राई कैच का हम क्यों यूज करते हैं, क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसकी वीडियो बन रही है, टेंशन मत लो पूरा। ठीक है, कौन सा पहले न्यू फोल्डर नवंबर के अंदर है, नवंबर के अंदर न्यू फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोल्डर है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले समझो कि है क्या जो हम लिखते हैं वो क्या कहाँ से आता है और कैसे आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, npm init-y। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं हम लोग, ये इसलिए लिखते हैं ताकि एक एम्प्टी एक पैकेज डॉट जेसन हमारे उसमें क्रिएट हो जाए। पैकेज जब आप किसी भी npm का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहां पे पैकेज डॉट जेसन तो होगा ही होगा, बिना पैकेज डॉट जेसन के आपका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन के बिना आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कॉमन जेएस की जगह आप लोगों को क्या करना होता है, मॉड्यूल करना होता है ताकि आप इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज कर सको। जो आपकी ओल्ड जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मॉड्यूल लगाने से क्या होता है, आप अपने उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्राई कैच इन सबका यूज कर सकते हो, एरो फंक्शंस हो गया। ठीक है, वरना आप लोगों को वहाँ पे ओल्ड जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, index.js यहाँ पे अपनी फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग किसी एक्सटर्नल पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे, npm install react राउटर। ये लेकिन मैं वो npm देख के ही समझ ला, वो npm मैंने बोला ही था आप बात तो। ठीक है, देखना ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, npm install react राउटर डैश डॉम, ये हम लोगों ने क्या किया, इंस्टॉल किया। ठीक है, इससे क्या होता है, कभी भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, जितनी भी हम फाइल अपने इसमें फोल्डर में पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, आपके एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर आप लोगों का बनता है। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल्स नाम का आपका फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर ही आपका सारा कोड रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया, सारा कोड इसके अंदर मेरे पास अवेलेबल है। क्या कर रहा है, कैसे करना है, इससे सब यहाँ से क्या होगा, सारा इंस्ट्रक्शन से यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स को हम लोगों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं होता, बस ये होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब ये जो npm है, npm है क्या, npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं इसे। नोड पैकेज मैनेजर का मतलब होता है कि कुछ भी अगर हमें एक्सटर्नली इंस्टॉल करना है, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल कोई लाइब्रेरी अगर यूज करनी है तो उससे हम क्या बोलेंगे, npm इंस्टॉल, उस लाइब्रेरी का नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में क्या होगा, जैसे रिएक्ट राउटर डॉम मुझे यूज करना था तो रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब कोई मान लो जेएस का कोई और प्रोजेक्ट है, काफी सारी लाइब्रेरीज है इसमें, आप लोगों की रिएक्ट की कुछ लाइब्रेरीज है, कुछ लाइब्रेरीज आप लोगों की एंगुलर से रिलेटेड होती है, कुछ लाइब्रेरीज नोड.js से रिलेटेड होती है। ठीक है, बैकएंड से रिलेटेड। तो जेएस से ही सिर्फ फ्रंट एंड ही नहीं बनता, आप लोग के बैकएंड्स भी बनाए जाते हैं। तो होता क्या है, जो डेवलपर्स कम्युनिटी जो है ना, वो अपना सारा कोड कहाँ पे रखती है, कुछ आप लोगों ने प्रोफेशनली कुछ क्रिएट किया तो वो कोड आप लोगों का कहाँ पे रहेगा, npm नोड पैकेज मैनेजर में। ठीक है, आप लोग खुद के पैकेजेस भी यहाँ पे बना के डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, रिज्यूम बेटर होता है बस।
ठीक है। सर मुझे एक ना आइडिया है वो बनाने का, एक्सटेंशन बन जाते हैं, एक्सटेंशन एक्सटेंशन नहीं, पैकेजेस। एक्सटेंशन बनाना होता है नहीं, एक्सटेंशन वाला मेरे पास नहीं, बट स्टिल वो कौन सी लैंग्वेज से बनता है नहीं एक्सटेंशन? सी प्लस प्लस। है। सर जैसे यूट्यूब वीडियो होती है ना, जैसे सर मान लो 12 घंटे या 22 घंटे 24 घंटे का कोर्स है ना? विशाल सर, हाँ विशाल सर की तो काम भी छुट्टी हो जाती है। हाँ, नहीं उनकी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी हो जाती है। नहीं मुझे नहीं पता। सर आपको ये पता है विशाल सर कौन है? विशाल सर, ये विकास सर। विशाल सर की छुट्टी हो जाती है, हाँ विकास सर था। सर जैसे ना, तो मान लो आप ना किसी से, अभी तो की फ्रेम आ गया, बट स्टिल कुछ वीडियोस में ना वो नहीं है, जो की फ्रेम जो होता है कि हाँ स्पेसिफिक पार्ट में ये सिखाया गया है, स्पेसिफिक पार्ट में सिखाया गया, तो उसको दे दिया। बट इसमें नहीं है, अगर मान लो आपने कहाँ पे उसको स्टॉप करो, कल तक कहाँ स्टार्ट करना कुछ पता ही नहीं होता, एक बुक मार्क टाइप का नहीं होता, अगर वो एक्सटेंशन ऑन करके बन जाए तो। मतलब आइडिया बताओ आप पहले। आइडिया बढ़िया है ना? आइडिया बढ़िया है। अब वही बात है ना, वो तो लैंग्वेज सीख रहा हूँ, बनाऊंगा कहाँ से? ये है क्या? अरे देखो अभी मैं बताता हूँ मेरे को बाद इसको में। कंप्लीट करने दो, हाँ ठीक है। देखो आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी पैकेज इंस्टॉल किया, वो आप लोगों के नोड मॉड्यूल्स पे इंस्टॉल होगा, और index.js आप लोगों की रूट फाइल रहती है, इसी के अंदर से सारा कोड रन होता है। क्लियर? अब आप लोग थोड़ा रिवर्स में जाओ। हम लोग जब भी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं रिएक्ट का, तो क्या होता है यहाँ पे, मान लो माई, यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग वीट के थ्रू कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट। तो npm create वीट @latest, ठीक है। इससे क्या होगा, एक प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, और किसका प्रोजेक्ट है, npm का, तो इसमें package.json तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, npm से नोड क्रिएट करो, package.json आएगा ये। हाँ, package.json सारी इंफॉर्मेशन रखता है आपके प्रोजेक्ट की। अब मैं इसे ओपन करूंगा यहाँ पे, तो अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा आपको चीजें क्या यहाँ पे हम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे package.json आप लोगों ने बनाया, पैकेज.जेसन के अंदर यहाँ पे डिपेंडेंसीज देखो, एक तो रिएक्ट मैंने उसने इंस्टॉल किया हुआ है, एक रिएक्ट डॉम इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? पैकेज.जेसन क्यों बनाया, क्लियर है? रीड एमडी, किसी अगर आपके डेवलपर को अगर आपका प्रोजेक्ट समझना है तो इसी के अंदर आएगा। ये इसने एक डिफॉल्ट अपनी readme.md यहाँ पे दी हुई है, आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। index.html आप लोगों की मेन फाइल रहती है। सब खुद से भी लिखना पड़ता है क्या? ये रीड बताओगे तो सही ना आप, या तो जनरेट छोड़ दिया है क्या? किसी को पता ही नहीं है। आपका प्रोजेक्ट अगर आपने मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, 6 महीने लगाए, हमें खुद लिखना पड़ता है, ठीक है। प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते, प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, किसी भी एक सॉफ्टवेयर को बनने में 1 साल 2 साल ऐसे टाइम लोगे लगते हैं, हाँ, ठीक है। तभी उतनी बड़ी टीम हायर करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का index.html यहाँ पे आप लोगों की क्या होगी, रूट फाइल देगी आपको। इसी के अंदर डॉम इंजेक्ट होता है हम लोगों का ना, जो आप लोगों का वर्चुअल डॉम होता है, इसी के अंदर सारा कोड इंजेक्ट किया जाता है रिएक्ट के द्वारा। यहाँ पे एक कोड है, यहाँ पे देखना, सबसे पहले किसके अंदर जाएगा कोड, main.jsx के अंदर। ये समझ लो ये आपकी फाइल का मेन एक्सेस पॉइंट है, सबसे मेन पार्ट, ठीक है। यहीं से सारी चीजें हो रही हैं आपकी। इसमें करा क्या इसने, एक क्रिएट रूट करा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें ये चीज रेंडर करनी है, app.jsx के अंदर रूट कहाँ से मिला इसे, index.html से, वहां से उठाओ, और इतना जितना भी ऐप के अंदर जो भी कोड है वो कहाँ डाल दो, ऐप ऐप के अंदर जो भी कोड है वो कहाँ हमें सेट करवाना है, index.html। क्लियर? अब app.css, सारी css से रिलेटेड चीजें इसमें होंगी। app.jsx के अंदर सारा आपका जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड यहाँ पे, क्लियर? इसके बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट में एक बार नेविगेट करते हैं, cd वीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। अरे यार
यहाँ तक क्लियर है? इसको ठीक है, हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, कुछ राउट्स यहाँ पे डिफाइन करते थे, है ना। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट्स यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होता है, जब तक यूजर लॉगिन नहीं है तब तक सर वो यूजर एक्सेस नहीं कर सकता उसे। हाँ, ठीक है। क्या पूछे क्या की नहीं क्या नहीं बोला उनका। हाँ सर मैंने ये बोलता क्या लड़ो ये झूठ बोल मैं इसमें लड़ाई कौन कर रहा है, बाहर जाके लड़ो। लड़ाई होती है क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले अपनी CSS फाइल पे हटा दोगे, app.css को भी हटा दोगे, क्लियर। इसके बाद index.css में सारा कोड आप लोग यहाँ से हटा दोगे, ठीक है। app.jsx में आप लोगों को जाना है और यहाँ पे हम लोग टेस्ट कोड अभी लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, राउट्स, ठीक है। ये तो नॉर्मल राउट्स बनाने के लिए हम लोग को करना ही होता है ना, राउट। देन यहाँ पे पाथ देते हैं हम लोग, किस पाथ पे जाने पे कौन सा कंपोनेंट हमारा रेंडर हो। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट डाल देंगे कि इस पाथ पे जाने पे ये कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को ना एक कंपोनेंट बना लो, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले ये बताओ ना मेरे को, तुम लोग पीछे का टॉपिक पूरा क्लियर है ना, क्योंकि आगे का मैं कराता जाऊंगा, पीछे का भूल ऐसे मुझको फायदा है ही नहीं। सर करवा दो आप, क्योंकि ना ये रिएक्ट थोड़ा ऐसा खुद से करेंगे ना तब तक नहीं आता। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्टेड राउट्स में देखो ना, आप देखना यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट्स में आप लोगों को ना यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड्रन, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसे, चिल्ड्रन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना लॉजिक लिखते हैं सारा का सारा लॉगिन का, कॉन्स्ट। यहाँ पे होता क्या है ना, हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो हमने कल टॉपिक एक करा हुआ था यूज कॉन्टेक्स्ट का, वहां पे एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करता है, यूजर के लोकल स्टोरेज में जो टोकन होता है उसको गेट करता है। टोकन कब मिलेगा उसे, जब वो अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट डालेगा, बिना उसके उसको टोकन नहीं मिलेगा। उस टोकन को हम गेट करते हैं और उस टोकन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फिर एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं, फंक्शन को कॉल कराते हैं, वो हमें ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देता है, ठीक है। हमें यहाँ पे अभी सिंपली क्या करना है, एक स्टेट क्रिएट करनी है यूज स्टेट नाम से। वाला ब्रैकेट है, ये कब लगाना है, ये कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट का नहीं पता, देखो नहीं ये वाला फिर से जेएस में एरे वाला। हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन देगी तो एरे होता क्या, ये होता है देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फिर से एक एरे क्रिएट करेंगे। आपको मान लो काफी सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 ऐसे करके आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, उनके अंदर वैल्यूज असाइन करनी है। तो पहला मेथड क्या है, आप लोग अलग अलग वेरिएबल्स बनाओ, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, st1, st2, st3 ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे अपनी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, कॉमा कॉमा करके xyz, कॉमा यहाँ पे ab mmm, ठीक है, क्लियर। इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे st1 को क्या असाइन हो जाएगा, st2 को सेकंड वैल्यू, st3 को यहाँ पे थर्ड वैल्यू असाइन हो जाएगी। रन करेंगे abc xyz, और देखो मतलब एरे को, मतलब हम लोग को वेरिएबल अगर क्रिएट करना था ना, एक ही लाइन में 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने, तो उसका शॉर्टकट है, ठीक है। बोलो। नहीं मैं कह रहा था कि अगर ये आपकी कंसोल डॉट लॉग तो आपने प्रिंट करवाया ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये वैल्यू प्रोवाइड हो चुकी है ना कि ht1 की वैल्यू इंडेक्स पे ना, कंसोल डॉट लॉग तो मैंने वैसे कराया समझाने को, तो बाय डिफॉल्ट तो वो इंडेक्स के हिसाब से वो हाँ
चली गई है ना। हाँ, तो यूज इफेक्ट क्या कर रहा है? अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर है नहीं है, ये बताओ पहले। रिटर्न स्टेटमेंट करते हैं ना हम पहले। रिटर्न तो भाई रिटर्न करवा ना प्रॉपरली करवा दो। नहीं भाई मेरे को आता है। दूसरे पता भला नहीं करना चाहिए आज के। नहीं नहीं, वो नहीं है, मैं एक अलग एंगल से समझाऊंगा। वो वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो वाला क्लियर नहीं होगा। रिटर्न में तो ये होता है ना, रिटर्न तब ये फंक्शन है जब ये रिटर्न कर रहा अच्छा, हो। एक चीज देखो, आप लोग ना यहाँ पे पहले ना एक बार इसको छोड़ो, हाँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर कुछ है नहीं, चलो कोई नहीं, ये बात है, ठीक है। किस चीज की कंप्लेंट है? यहाँ पे देखना कॉन्स्ट, ठीक है। लॉगिन फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक एरे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ये डेटा हम लोगों को कहाँ से मिलता है? डेटाबेस से। मोंगोडीबी क्या होगा ना, उसमें एक एरे कर देते हैं, ठीक है। यूजर डेटा करके हम लोग यहाँ से लेंगे। ये डेटा आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? मोंगोडीबी से। अभी मेरे पास डेटाबेस है नहीं, तो डेटाबेस हाँ तो हमने बनाया था, वही ले लो ना। डेटाबेस वो कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? ये वो तो नया टॉपिक हो गया ना फिर। हाँ तो उसी मोड हो जाओ। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ यूजर डेटा यहाँ पे कराना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है? ईमेल, ठीक है। ईमेल में मैं यहाँ पे abc@gmail.com, कॉमा, यहाँ पे हम लोग पासवर्ड क्या करेंगे? एक पासवर्ड जनरेट करवाएंगे, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे मैं देता हूँ 1 2 3, क्लियर। अब इस डेटा को बार बार लिखने से बढ़िया ये रहेगा कि हम लोग इसको क्या करें, किससे जनरेट करवाएं? AI से, ताकि हम लोग कम से कम काम करें, मैनुअल काम हम लोग कम से कम करें, ठीक है। ये डेटा तो बना ही लोगे ना आप लोग, इसमें बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ऑब्जेक्ट्स ये और UNIQUD, ठीक है। यूनिक डेटा हमारा क्या करेगा? क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जितना पार्ट मैं यहाँ से करा रहा हूँ? तो डेटा और यूनिक डेटा में डिफरेंस क्या होता है? अरे यार ये क्या कर रहा है? हाँ, टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? इसको मैंने सिंपल सा टास्क दिया। अरे बेवकूफ है, चैट जीपीटी सर। टाइपस्क्रिप्ट में को रिटर्न कर रहा है। टाइपस्क्रिप्ट से क्या बनता है? अच्छा, ये कमांड यार मैंने नहीं, कुछ नहीं। टाइपस्क्रिप्ट में ना टाइप की आप लोगों की सिक्योरिटी रहती है। जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही जाएगा उसमें, अच्छी लैंग्वेज है। लेकिन आप लोग वहाँ पे अभी देखना, यहाँ पे एक यूजर नेम भी हम लोग ऐड कर देते हैं। यूजर नेम हाँ देखो, अब हमारे पास प्रॉपर डेटा है, ठीक है। यार इसको 1 लाइन में कर देता है, कितना बढ़िया रहता है। ठीक है, इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है? डमी डेटा है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये डेटा है, दूसरे ऑब्जेक्ट में सेकंड डेटा, थर्ड ऑब्जेक्ट में थर्ड डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना पहले रिटर्न फंक्शन को समझते हैं। अगर मैं इसके अंदर से कुछ भी रिटर्न करा रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्स्ट a इक्वल्स टू लॉगिन फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। जब भी मैं इसे कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा या फिर मैं इसे किसी वेरिएबल में अगर पुट करूंगा तो उसमें मेरे को क्या वैल्यू शो होगी? उसमें मुझे वैल्यू शो होगी 1 शो हो रहा है ना अभी, ठीक है। इसकी हमें नीड क्यों पड़ी ऐसे रिटर्न कराने की? इसकी नीड हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें कई बार क्या होता है, अपने फंक्शंस
के अंदर ऐसा लॉजिक हम लोगों को लिखने को मिलता है। लॉजिक हम लोग को लिखने को मिलता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक वैल्यूज को क्या करते हैं, रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो भी यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डेटा को रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ सर डायनामिक डेटा क्या डायनामिक बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी डाल देगा। हाँ देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एक यहाँ से ईमेल आप लोग ले लो। ठीक है, ये एग्जैक्टली हम लोग ना यूजर से इनपुट लेते हैं, ये चीज हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिया, कॉन्स्ट पासवर्ड यहाँ पे लिया। पासवर्ड में आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आपने एक पासवर्ड यूजर से एंटर करवा दिया। क्लियर, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने इस यूजर डेटा के अंदर से फाइंड करवाना है उस एलिमेंट को। ठीक है, उस एलिमेंट को हम लोग को फाइंड कराना है इसका ई डॉट ईमेल इक्वल इक्वल हो किसके, हमारे ईमेल से एंड। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या लगेगी इसमें, ई डॉट पासवर्ड इक्वल इक्वल हो हमारे वाले पासवर्ड से। ठीक है, और इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग यहाँ से रिटर्न करवाएंगे। अब आए समझ में हम लोग रिटर्न का यूज क्यों करते हैं। अब मैं लॉगिन फंक्शन को अगर कॉल करूंगा इसमें क्या मिलेगा मुझे बताओ। सर लॉगिन फंक्शन में हाँ देखो उस यूजर का डेटा मिल रहा है मुझे। ठीक है, इसलिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि डायनेमिक डेटा हम लोग को यहाँ पे शो कराए। अगर बाई चांस, ठीक है, बाई चांस यहाँ पे नल आता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यूजर नॉट फाउंड का मैसेज दे देंगे। क्लियर, तो और लग जाएगा ना, और ई डॉट अगर फाइंड नहीं होता तो हाँ वो एक स्ट्रिंग पास करते अब आपने फंक्शंस का लॉजिक सीख लिया तो वो उस काम को आप लोग कितने मतलब पॉसिबिलिटी इन्फिनिट है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम यूज स्टेट को कॉल करते हैं तो यूज स्टेट क्या है, इनबिल्ड एक फंक्शन है। ठीक है, यूज स्टेट क्या है, बोलो, इनबिल्ड फंक्शन है जो क्या करता है, एक यहाँ पे हम लोग को एरे रिटर्न करके देता है। पहले में स्टेट, पहले जो एरे होता है ना उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे होता है आपकी स्टेट, सेकंड इंडेक्स पे होता है आपका फंक्शन जो कि उस स्टेट को अपडेट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एरे लगाया और एरे के साथ ही यहाँ पे भी हम लोगों ने एरे लगाया क्योंकि यूज स्टेट एरे रिटर्न कर रहा है। पहले में हम लोगों ने क्या करा है, वो स्टेट दे दिया जैसे कि हमारा इज वैलिड कॉमा सेट इज वैलिड, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग दे सकते हैं ट्रू या फिर फॉल्स, ये पैरामीटर है यूज स्टेट का। क्लियर, सर हम लोग रियल वेबसाइट बनाएंगे तो अगर ये वैलिड और इस वैलिड का डालेंगे तो फॉल्स डालेंगे ना बाय डिफॉल्ट, है ना। सर मैं तो गलत बोला सही बोला, सही बोला। इस वैलिड आएगा तो ऐसा गेस ना, ट्रू तो तब होगा ना जब वो अपनी डिटेल्स वगैरह डाल देगा। इस वैलिड में हम लोग सही डालेंगे तो ट्रू आएगा और जब वो गलत डालेंगे तो नहीं, वैसे ऐसा भी नहीं करना होता है। ये भी नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते हैं। अगर इस वैलिड में ना तो ये रखते हैं ना ये रखते हैं। अगर अनडिफाइंड है तो भी अनडिफाइंड आएगा वहाँ पे, अनडिफाइंड है तो लोडर दिखाएंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से ट्रू या फॉल्स आता है, फिर उसे रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, मतलब दो स्टेप होते हैं। अगर टोकन होता है तो डायरेक्टली लॉगिन पेज दिखाता, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। डायरेक्टली लॉगिन पेज मतलब टोकन है फिर तो माना पड़ेगा। एक बात पूछो सर, जो रियल वेबसाइट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। रियल वेबसाइट नहीं, सॉफ्टवेयर्स बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लाइक जो अभी जो फुल स्टैक सीख रहे हैं उससे सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। वही तो होता है, जैसे आपका यूडेमी है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी और आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगती है। लाइक यूडेमी मतलब मान लो अगर यूडेमी जैसा कुछ बनाने बैठे तो सॉफ्टवेयर पूरी टीम चाहिए उसके लिए। देखो आपको ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, उसके बिना नहीं करोगे तो फिर वो इमेजेस लाइक सिर्फ मतलब मान लो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए हम लोग अगर वो कर रहे हैं, जो भी काम है सारा एआई से करवा रहे हैं, बाकी जो कोड है ना मेन सोर्स कोड हम लिखते हैं तब भी मैक्स कितना टाइम लग जाएगा। मैक्स टू मैक्स फोकस हो गया सिर्फ वही काम है तो फिर 1 महीना काफी है।
फोकस हो गया। एक महीना लग जाएगा। और सर मान लो शॉपिफाई जैसे अगर बना रहे तो शॉपिफाई तो भूल जाओ। नहीं, इतनी पूरी बड़ी वेबसाइट नहीं, मेन शॉपिफाई जो प्रोवाइड करता है, लाइक सिर्फ शॉपिफाई के अंदर क्या करते हैं, ज्यादा है कि प्रोडक्ट वगैरह ऐड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं एंड अपनी वेबसाइट बनाते हैं। वही एक महीना पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं पूरा मैंने एक सर से पूछा था, कि भूल कर भी गलती होती है ना कि शॉपिफाई पूरा क्लोन करने बैठो, बहुत टाइम लग जाएगा और बनेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होता, बाद में जैसे आप लोग गलतियां करते हैं तो गलतियां करके तो सीखते हो। इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में सब गलतियां करते हैं, मैं सर्वर हो जाता है पहले। ठीक है, तो ये चीजें नॉर्मल है। सर्वर उड़ा दिया था पूरा। हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया था, लेकिन पहले दिन जब मेरा पहला दिन था ना तो हो गया था। ठीक है, उसका फिर मतलब आपने सिर्फ मतलब कॉलेज से ही सीखा था, आपने फिर डिप्लोमा भी नहीं करा? नहीं मतलब कॉलेज में तो देखो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो नहीं होती मतलब देखो खुद से ही हाँ चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती है। चीजें खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ती है, मुझे पता लग गया कॉलेज से आके खुद से ही आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना यूज स्टेट आप रेगुलर नहीं है बोल ये हाई से ना मतलब डिस्टेंस से ही है वो, इसमें यही आता है डिस्टेंस ये अंदर आता है मेरी से काम है नहीं जाम यार। अभी एक मिनट, अभी इधर देखो। तो थोड़ा अलग यूज इफेक्ट क्या, यूज इफेक्ट जो हुक है आप लोग का, यूज इफेक्ट भी एक हुक है। ठीक है, ये ना तुमने प्रॉपर नोट्स ये हमें करंट वैल्यू शो करता है। हाँ ठीक है, यूज इफेक्ट में क्या होती है, करंट वैल्यू नहीं शो करता है। ये क्या करता है, सबसे पहले कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले रन होता है। ठीक है, कंपोनेंट जैसी रेंडर होता है तो उसमें सबसे पहले हमारा यूज इफेक्ट ही रन होता है। ठीक है, अब हमें कंट्रोल करना है अपने इस पूरे के पूरे फ्लो को, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ इज वैलिड, अगर इज वैलिड है तो क्या करना है, इसे इज वैलिड नॉट हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे हम लोग रिटर्न करा देंगे या फिर नेविगेट कराएंगे। ठीक है, नेविगेट में हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और यहाँ पे हम लोग फिर नेविगेट के अंदर क्या लिखेंगे, पाथ दे देंगे, कौन सा, लॉगिन। क्लियर। और जो भी हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स रहेंगे उन्हें हम बिना लॉगिन के एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं देंगे। जब तक हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, जब तक हमारे पास यहाँ पे ट्रू नहीं आएगा तब तक हम लॉगिन नहीं कर सकते। अच्छा, जो रिएक्ट का आप लोगों का प्रोटेक्टेड राउट्स है, ये सिर्फ यूजर के लिए होता है ताकि यूजर को वहाँ पे समझ में आ जाए। मेन लॉजिक ऑथेंटिकेशन का जो होता है वो बैकएंड में ही लगता है, ये सिर्फ एक लेयर है बस। इसको बाईपास किया जा सकता है, यूजर इंस्पेक्ट करके कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो उसका सिस्टम है। जैसे होता है नहीं, आप लोग अमेजोन में जाओ, amazon.com में जाओ, यहाँ पे आप प्राइजेस चेंज कर सकते हो लेकिन सिर्फ अपने लिए। हाँ मैं समझ गया, वो सर एक कोड आता है जो क्रिएट मोड करके होता है। क्रिएट कोड करके नहीं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, वो पूरा यही उड़ जाएगा, आपको पता है। बट वो सिर्फ यहाँ हमारी पे देखो प्राइस दिख रहा हो तो बताना, ये है ना प्राइस, ये हाँ इंस्पेक्ट करोगे। ये बहुत रील वायरल हुई थी इसकी, मैंने भी इसके पीछे की रिसर्च कर रही थी, पता लगा कि उस फ्रंट एंड चेंज होता है। ठीक है, ये देखो 25 है ना, 25 का मैं 10 कर देता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए चेंज होगा ये। हाँ सर पता है, वो यहाँ देखना हुआ ना 25 का 10, ये देखो हो गया। ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए, मतलब नहीं वो ना है सर, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर मंगवाओगी ना तो बैक में तो वही प्राइस चढ़ेगा, बैकएंड में तो वही। मैं इसमें क्लिक, और ये बना के डाल देता है तो मतलब सस्ता मिलता है, वो सस्ता नहीं होता। जब उसकी साइड पे जाके देखो तो रियल प्राइस दिखता है ना। एक्चुअल में जब मैं इसमें क्लिक करूंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा तो वही प्राइस हमारा ऐड होगा वहाँ पे। 25 आ गया देखो फिर से। ठीक है, तो ये आप लोग खुद के लिए चेंज कर सकते हो इसे। और सर इसमें जो प्रीमियम वीडियोस होती है वो भी तो निकाल सकते हो। नहीं, वो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखो प्रीमियम वीडियो उसको बाईपास नहीं कर सकते हो। जिस चीज में ना अगर कंपनी अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है तो उसका मेन सोर्स ही वही है। अगर सोचो उसको बाईपास किया, जैसे अनस्प्लैश हो गया, बहुत सारे वेबसाइट है ना, उनका तो फिर प्रीमियम
इमेजेस निकल जाती है जो प्रीमियम है। नहीं, हाँ पर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो सही नहीं है, उनने सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई, लेकिन जो प्रॉपर अगर एक वेबसाइट है उसमें नहीं निकलेगा आपके लिए। क्योंकि मैंने सब निकाल रखी है ना इसलिए। ठीक है, अभी 1 मिनट रुको। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट में जाना है। कंपोनेंट में जाने के बाद ना यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स, हाँ npm रन टैप करते ही चलता है, npm इंस्टॉल करते ही नहीं चलता है। देखो ये भी चला हुआ। आपने बनाया? नहीं मिलता है। नहीं सर, मेरे को प्रीमियम नहीं मिल रहा ना, ये तो सिक्योरिटी लगाते हैं। सर तो बताओ। सर पता है, मतलब मान लो तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, अब मेरे घर से चेंज कर देगा, कुछ नहीं करना था सर। ये जो है ना, ये वो करके ना यहाँ पे एक लिंक, ये जो है ना, ये जो लिंक बनी हुई है, इस लिंक को ना ऐड न्यू टैब में खोलने का ऑप्शन आता था। न्यू टैब में खोलने का ऑप्शन आता था। और जैसे आप न्यू टैब में खोलते हो ना, तो वो प्रीमियम में न्यू टैब खोल जाता है, फिर वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। हाँ मैंने भी किया है। अरे ये ये देखो सर, ये देखो, ये प्रीमियम इमेज है। बट सर हाँ, वो AVIF फॉर्म में होती है सेव, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो इधर, यहाँ तक जितना भी पढ़ाया ना मैंने, जितना भी बोला अभी तक क्लियर है सारा? ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट्स का जितना भी मैंने लिखा है क्लियर है? देखो नेविगेट, यूज नेविगेट को हमने पहले भी करा हुआ है जब नेविगेट करा रहे थे। ठीक है, इज वैलिड स्टेट यूज करिए। यूज इफेक्ट एक हमने रन किया है, नेविगेट टू लॉगिन किया है अगर इज वैलिड नहीं है। ठीक है, अब app.jsx में गए, हमने क्या किया, अपने प्रोटेक्टेड राउट्स में रैप करा है इसे, होम पेज को। तो पहले प्रोटेक्टेड राउट चलेगा, उसके बाद होम पेज चलेगा। ठीक है, क्लियर? अब होम पेज में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट्स में क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड राउट्स में हमारा पूरा लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर होम पेज में जाने का, अगर मैं लॉगिन पेज बना ही लेता हूँ एक, ठीक है, प्रॉपर लॉगिन पेज, आप मैंने फॉर्म बना के भी दिखाया हुआ है आप लोगों को, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से उसे ग्लोबली भी यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें तो वो लॉगिन हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास बैकएंड है नहीं, तो हम बैकएंड में इसलिए स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, तो बैकएंड आ जाएगा तो फ्रंट एंड में मजा ही आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, अभी बैकएंड सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फ्रंट एंड कर लेंगे। रिएक्ट तो हुआ नहीं था रिएक्ट आधा हो गया। आधा हो गया है। जितना फ्रंट एंड से रिलेटेड अगर फ्रंट एंड की बात करें तो हो चुका है। UI तो हो गया ना, मतलब यूआई हो चुका है। यूआई में होता है क्या, और यही तो फाइबर का क्लोन बना दिया, लॉगिन पेज बना दिया, फॉर्म्स होते हैं, एक क्लोन आपने बना दिया, बैकग्राउंड में वीडियो बना दिया, इस तरह का यूआई से रिलेटेड है ना। तो इधर देखना, यहाँ पे एक लॉगिन पेज हम लोग बना लेते हैं। लॉगिन पेज में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लॉगिन पेज हम लोग बना लेते हैं। लॉगिन पेज को आप लोग को प्रोटेक्टेड राउट के अंदर नहीं रखना है, बाद में आप लोग करोगे लॉगिन में आप लोग क्या करोगे, कंपोनेंट में दोगे यहाँ पे लॉगिन पेज और स्लैश, और यहाँ पे लॉगिन पेज, देन यहाँ पे लॉगिन पेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं होम में अगर क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा लॉगिन पेज में पहुंच जा रहा हूँ, होम में नहीं पहुंच रहा हूँ। देखो
एंटर करा नहीं हुआ था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स में इस वैलेट को ट्रू कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ना होम पेज में जाऊंगा मैं, तो होम पेज में आ जाऊंगा, ठीक है। होम पेज मेरा रन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्लैश होम करने पे क्या हो रहा है, होम पेज यहाँ पे मेरा रन हो रहा है, क्लियर। अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे बताओ व्हाई शुड वी यूज पावर, वो आप बताओ ना आप, इसके ऐसे लिखना और क्वेश्चन चिल्ड्रन CHILD आ रही है, सही है सर, सही है। Why should we use power query? वही कि अगर हमें बहुत सारे डेटा को एक साथ करना है, इम्पोर्ट करना है, कंबाइन करना है, क्लीन करना है, और वही है ना व्हाट इज आवर क्वेरी टाइप क्योंकि ये कि हमें डाटा को इम्पोर्ट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं और अगर मल्टीपल है तो यही क्वेश्चन ना आप रिटर्न चिल्ड्रन को क्या है, चिल्ड्रन हमने ब्रैकेट पे लिख दिया, अच्छी नहीं आ रहा है। बड़ी इजी है। अच्छे से पहले फॉलो कर लो, तो हाँ लिखा है क्या पावर क्वेरी वर्सेस एक्सेल फॉर्मूला पावर ऑर्गेनाइज्ड है वो मैनुअल रिटर्न चिल्ड्रन जो फॉर्मूला नहीं लगते सर कैपिटल सी इसमें नेक्स्ट फंक्शन और लैंग एम लैंग्वेज के अलावा बाद में हमने एम लैंग्वेज और नेक्स्ट फंक्शन मीनिंग इज परमानेंट डेटा मतलब क्या मीनिंग इज पावर क्वेरी में मीनिंग इज परमानेंट। हाँ एक बार जैसे आपके पास कोई फाइल डेटा है उसमें आप एक बार चेंज कर अंतिम में आपके पास दोबारा वही फाइल आई होम में कुछ लिखा हुआ है, दोबारा तो क्या एरर दे रहा है, तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि एक ही बार में एग्जाम का वो ऐसे ही आगे इसमें है तो सही हमारा ये है मतलब जो जिला की मीनिंग इज परमानेंट क्लीन करने का अच्छा एरर है ना इधर, परमानेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट अ वैलिड की होगा, ऑब्जेक्ट एक बार कर दो वो परमानेंट हो जाएगा, यूज्ड एक बार एरे करना है इंस्टेड। एक बार चेंजेस कर दी अगली बार करना बस इसे एक बार क्लिक कर दो ऑटोमेटिक अच्छा ये वाला ना, अब मैंने करना नहीं like the data source one अगर data source को बताना है पहला है कि लोरियम फिर कौन सी भाषा है फ्रेंच लगेगी ना तो ये क्या रियल केस एग्जाम फिर ये क्या लोरियम वो अभी बना रहा था ये बना नहीं था फॉर्मेट को भी कर रहा था फॉर्मेट को मुझे डाल फिर अच्छी लगेगा फिर भी लैंग्वेज से टाइम भी लगता है पूरा वाली है टाइम लगता है एलिमेंट सर कैनवास में ना करते टाइम बाद ही फॉर्मेट लिया था हां फॉर्मेट हमने बनाया ना करने पूरा भी नहीं सारा पुराना पावर पर उसमें है तो सही है कि ये लोग प्रोटेक्टेड का उसमें ये सर किस चीज का सर यूज इफेक्ट आपने यूज करा है हाँ सब यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी डाल दी यहाँ से इम्पोर्ट हो गया है, मैं अपने वाला बनाना ना नहीं नो राउट मैच। अच्छा होम हमने दिया है इस पे में, ठीक है आ तो गया।
करो इसको।